Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Rashi Agarwal, Senior Clinical and Radiation Oncologist. So let's welcome her. So Dr. Rashi, welcome to our show. Namaskar. नमस्कार। हम कैंसर के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन शुरू से कैंसर शुरू कैसे करें ये बात नहीं हो पाती है चर्चा में हमारे। बट आज आपने बहुत लोगों को अवेयर किया एंड यू बिलोंग फ्रॉम क्लिनिकल डिपार्टमेंट, राइट? सो लोग आपसे पेशेंट्स आपके मिलते हैं एंड आपने गाइड करते हैं कि फर्स्ट स्टेज पे हो गया एंड उन्हें प्रॉपर आप रास्ता बताते हैं कि डरने की बात नहीं। तो आज शुरू से कैंसर को शुरू करते हैं। क्या शुरुआत है, कैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं एंड क्या आप उन्हें गाइडेंस देते हैं, कैसे इलाज की प्रक्रिया चलती है, क्या कुछ प्लीज आप बताइए। ये आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा कि किस पेशेंट को, जब पेशेंट आते हैं हमारे पास तो उनके पास क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ये बात हमें समझनी होगी, कोई भी समस्या अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा है, उस समस्या में हो सकता है किसी भी गांठ का होना या फिर अनयूजुअल ब्लीडिंग का होना, कोई भी घाव का होना या फिर खांसी, निगलने में दिक्कत, ऐसी शरीर में बहुत सारी परेशानियां होती है। अगर कोई भी परेशानी 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उचित डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद अगर लगता है तो फिर वो कैंसर स्पेशलिस्ट से आके मिलते हैं। तो मेरे पास ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं, जैसे बहुत सारी लेडीज़ आती हैं जिनके ब्रेस्ट में गांठ होती है, वो काफ़ी दिनों से है, नहीं ठीक हो रही है, तो वो मेरे पास आती हैं। इसी तरह से कोई समस्या होती है तो वो समस्या अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो वो मेरे पास आते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो अपने डेली डॉक्टर के पास जाते हैं, जो फैमिली डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत होती है एंड वो आपको बोलते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ना ये लग रहा है चांसेस है कि आपको कैंसर हो रखा है, तो वो आपके पास सीधे रेफर करते हैं या कोई भी इंसान जिन्हें ये सिम्टम्स दिखते हैं जो आपने बताया वो डायरेक्टली आपसे आके बात कर सकते हैं? ये दोनों ही तरह के पेशेंट्स आते हैं। जिन पेशेंट्स को लगता है ऐसा, अब गूगल भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। डेफिनेटली। तो पेशेंट्स को जैसे ही या किसी को कोई समस्या होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को गूगल पे सर्च पे डाल करके और उनको लगता है कि कैंसर है तो डायरेक्टली आ जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनका कुछ इन्वेस्टिगेशंस होता है और उनको लगता है तो भी वो हमारे पास डायरेक्टली आते हैं, ताकि ये समझ सकें कि भाई अगर समस्या है तो उसकी स्टेज क्या है और उसका किस तरह से हम निदान कर सकते हैं। तो स्टेजेस भी आपसे वो आप उन्हें बताते हैं कि ये स्टार्ट है अभी आपके कैंसर का, क्योंकि स्टेज आगे बढ़ने में टाइम नहीं लगता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे टाइम रहते रेक्टिफाई करें सो दैट कैंसर लाइलाज नहीं है, आपका देर करना लाइलाज उसे बना देता है। आप इधर इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कह रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, उसको देर करना लाइलाज बना जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो हाँ, तो ये हम ये डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, और दूसरी बात उसकी स्टेज क्या है, तो उसमें भी उसके हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से फिर क्या स्टेज आता है, फिर उसके ट्रीटमेंट उसको एडवाइस किया जाता है कि हाँ भाई ये कराओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां होती है ना कि अगर हम बायोप्सी कराएंगे या हमने कोई सुई लगवा ली अपने बॉडी में तो वो जो कैंसर है वो लाइलाज हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये भी समझाते हैं कि भाई देखो, जो बीमारी थी वो तो हो गई ना, आप मेरे पास आए हो तो कोई प्रॉब्लम लेकर ही आए हो, वो ना मेरे पास आने से हुई ना किसी और डॉक्टर के पास आने से हुई। तो आप आएंगे और जब आप एफएनएसी या बायोप्सी या कोई सुई लगवाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये मालूम पड़ेगा टाइप ऑफ ट्यूमर, टाइप ऑफ कैंसर क्या है, और हो सकता है उससे हमें ये भी मालूम पड़ जाए कि वो कैंसर है ही नहीं। अच्छा, ये भी पॉसिबल है। और क्या, कोई गांठ है तो हम ये जरूरी थोड़ी ना, ब्रेस्ट में जो गांठ होती है तो आप समझिए हम लोग तो ये बोलते हैं 90% जो होती है वो कैंसर रहित होती हैं गांठें, है ना। तो बहुत सारे पेशेंट्स अब तो ऐसे भी आने लगे हैं, क्योंकि आप ये कहिए कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करते हैं तो लोग थोड़े से जो हैं वो ज़्यादा समझदार हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तो कुछ इस तरह से भी लोग आते हैं जो कि मतलब हर गांठ को ही कैंसर मानते हैं। तो कभी कभी हमें ये भी समझाना पड़ता है कि जो आपकी गांठ है वो कैंसर नहीं है। यानी हम ये समझ सके कि आजकल जितना हम कैंसर 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 सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वो कैंसर है भी तो आप उससे दूर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकती है। डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाना
डर की वजह से ना जाना कि अरे ये कैंसर हो सकता है तो हम ना जाएं, तो ये भी गलत है। आप दिखाइए, डायग्नोसिस करवाइए, जो है उसका इलाज अच्छा, करवाइए। आजकल एक ये भी बहुत जी। चीज कॉमन देखी गई है, जी। कैंसर हो गया एंड अपने आप में सब ज्यादा दिमागदार बनते हैं बिल्कुल, एंड दे आर बिल्कुल, सेइंग कि कैंसर हो गया, चलो अब लाइफ तो है ही नहीं, खाते हैं पीते हैं खुश रहते हैं एंड अब क्या करना है इलाज करा के। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है आप कौन से स्टेज पे हो। जी। आज हम अगर हम थोड़े अपर क्लास की बात नहीं करते, लोअर बैकग्राउंड की जी। बात करते, तो उन्हें लगता है कैंसर का इलाज करवाना बहुत खर्चे वाली बिल्कुल, चीज है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम कमाएंगे क्या और इलाज कहाँ कराएंगे। जी। लेकिन बहुत बुखार की दवाई जैसे हम लेते हैं, हम शायद अगर कैंसर के फर्स्ट स्टेज पे भी वैसे ही इलाज कराते हैं, आपसे जो लोग आके मिलते हैं, तो मैंने आपसे ही सुना कि शायद 2-3 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें ये बात थी कि मान लीजिए किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और वो अर्ली स्टेज का है ना, और मान लीजिए वो लेडी अगर मतलब 60 से ऊपर है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कभी कभी सिर्फ सर्जरी कराई, और क्योंकि वो अर्ली स्टेज है तो हो सकता है कि आगे का ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी है और रेडिएशन उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। उसमें सिर्फ एक टैबलेट होती है खाने की, वो दे दी जाए। और ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी, उसमें जो पेशेंट को एडमिशन होता है वो सिर्फ 2 दिन के लिए होता है, 2 से 3 दिन। तो 2 से 3 दिन का एडमिशन हुआ, जैसे किसी छोटी सर्जरी में सिजेरियन जैसे होते हैं आजकल, उस तरह से एडमिशन हुआ, फिर पेशेंट डिस्चार्ज हो गई, और उसके बाद थोड़ा सा फॉलोअप और एक टैबलेट अगर उसके हिसाब से जरूरत होती है तो वो खानी पड़ती है। तो इतना छोटा ट्रीटमेंट भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है स्टेज कौन सा है। यस यस यस। रेडिएशन थेरेपीज में भी आप बहुत डील करते हैं। पेशेंट आपके पास आया, आपने उसे स्टेज बताया, ठीक है, एंड आप ये बताते हैं कि ये सर्जिकल डिपार्टमेंट में जाना है, ये रेडिएशन के थ्रू, कीमो के थ्रू ये ठीक हो जाता है, तो वो कब आप डिसाइड करते हैं, कौन से स्टेज में? एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है, कैंसर ना बहुत तरीके के होते हैं, 100 से भी ज़्यादा तरीके के होते हैं। तो उसमें हर कैंसर का ना ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है हेड एंड नेक कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर है। तो उसमें अगर गाल का कैंसर है, जीभ का कैंसर हुआ, तो उसमें यूजुअली सर्जरी होती है क्योंकि वो एडवांस स्टेज में ही मालूम पड़ता है। इसी तरह से अगर वो गले का कैंसर है तो उसमें रेडिएशन से इलाज किया जाता है, ठीक। ब्रेस्ट के कैंसर में पहले सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन होता है, ठीक। ऐसी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जो इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, उसमें अगर वो एडवांस स्टेज में ही मालूम पड़ता है तो उसमें रेडिएशन किया जाता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैंसर की 3 तरह की होती है ट्रीटमेंट, एक होता है ऑपरेशन, एक होता है कीमोथेरेपी, और एक होता है रेडिएशन थेरेपी। तो वो डिपेंड करता है स्टेज क्या है, तो उसके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन होगा वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, हमने रेडिएशन थेरेपी से आई गेस जो गार्ड के थ्रू कैंसर होते हैं उसको छोटा करके देन डिपेंड करता है ये सीजेरियन टाइप सीजेरियन करना है इस पे या नहीं करना, क्या कुछ प्रोसेस होता है, या रेडिएशन के थ्रू ही आपका वो कैंसर ठीक हो जाता है? हो सकता है। जैसे जरूरी नहीं कि हर कैंसर के लिए, कैंसर में मतलब पहले रेडिएशन दिया जाए, फिर उसको थोड़ा सा छोटा किया जाए, फिर ऑपरेशन किया जाए, ऐसा हर कैंसर में नहीं होता। जैसे कि सर्विक्स का कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, उसमें अगर वो स्टेज 2 में डायग्नोज हुआ है तो सिर्फ रेडिएशन से ही वो ठीक हो जाता है, तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। और अगर इसी तरह खाने की नली का कैंसर है, नीचे के हिस्से का, तो उसमें ये है कि भाई उसको थोड़ा सा छोटा करके फिर उसमें सर्जरी की जाती है। तो ये दोनों ही तरह का होता है, वो मतलब डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या उसमें करना है। जी। तो यानी कि फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे ना अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। सर्विक्स कैंसर को भी, मतलब आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहना पड़ता है। कुछ कैंसर हम मानते हैं कि डायग्नोज करने में दिक्कत होती है, जैसे कि पेट के कैंसर होते हैं, यूजुअली वो थोड़ा सा लेट अवस्था में मालूम पड़ते हैं, लेकिन जो हमारे मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स इंडिया में है ना, तो उसमें होता है मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर। तो मुंह का कैंसर और जीभ का कैंसर आप समझ सकते हो, कुछ भी चेंजेस होगा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। निगलने में दिक्कत है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना। ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है, आप ध्यान दोगे तो जल्दी समझ में आएगी। अगर अनयूजुअल ब्लीडिंग बच्चेदानी से हो रही है, जल्दी समझ में आएगी। तो ये कैंसर तो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। पेट का कैंसर हम ये मानते हैं भाई, जैसे उसमें गैस बन रही है तो नहीं समझ में आता भाई किस वजह से गैस बन रही है, तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और यूजुअली एक्चुअली बॉडी को इग्नोर ना किया जाए। और जैसे हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, है ना, हम सभी लोग बिजी हैं, मतलब लेडीज़ या जेंट्स किसी की भी बात करें, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को समझें, उसकी बात सुने,
तो जरा भी सिम्टम होगा तो आप समझ जाएंगे और जाएंगे तो आप जल्दी चीज़ों को डायग्नोस कर लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है, बॉडी को लेके इग्नोरेंस। यस। आजकल के टाइम पे हम सबकी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, एंड लाइफ ऐसे हो गई है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, अर्न करना है। कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को अगर अवेयर बॉडी के लिए करना तो बस इतना ही करते हैं कि हमें मॉर्निंग में उठ के वॉक कर लेना, इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो इन सब चीजों को हम नेग्लेंस कर रहे हैं वो आके कैंसर का रूप भी ले सकती है, हल्की फुल्की चेंजेस जो बॉडी में होते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि क्या है कि ना हम लोग मतलब टाइम नहीं लगाते अपने लिए ना सोचने के लिए कि हाँ हमें क्या परेशानी है या होती है, तो जब तक वो ज्यादा नहीं बढ़ जाती है तब तक हम ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो ये बात सही है कि थोड़ा सा हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक ठीक है, लेकिन थोड़ा हमें अपने आप को देखना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहे। स्क्रीनिंग इसी के लिए बोला गया है शायद। हाँ, स्क्रीनिंग की जो चीजें होती हैं, जो चीज जब एक हमें लगता है कि जैसे हम अपने होता है ना हाउस के लिए टाइम निकालते हैं, हम हर साल दिवाली चीज के लिए निकालना चाहिए भी, निकालते हैं और निकालना हमें चाहिए। उसी तरह से हमें एक दिन फिक्स करना चाहिए। मुझे लगता है कई सारे कॉर्पोरेट्स में, बहुत सारी जगह में लोग एक दिन के लिए होता है कि फुल बॉडी स्क्रीनिंग, तो ये सब चीजें उस दिन मतलब होनी चाहिए। ये हमें खुद भी करनी होती है, और इन सब से नहीं, ये तो हो गई फुल बॉडी स्क्रीनिंग। और जैसा आपने कहा ना, हर दिन हम वॉक करते हैं, तो वॉक हम कितने मिनट्स के लिए कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सब चीजें भी थोड़ा। हाँ, लोग कहते हैं जैसे पूछो ना वॉक करते हैं, हाँ करते हैं, और पता चला उन्होंने आधे घंटे में बस 1 किलोमीटर भी नहीं चला। तो इट इज नॉट वॉक, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और हमें देना चाहिए। डेफिनेटली। रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे इनके? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी के बारे में ये समझना होगा ना, लोगों को ये लगता है कि हम रेडिएशन मतलब सिकाई कर रहे हैं ना। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं सिकाई, और अगर हम बॉम्बे की बात करें वहाँ हम बोलते हैं बिजली का सेक। हाँ। तो लोग डर जाते हैं कि भाई सिकाई है, बिजली का सेक हो रहा है, इसका मतलब गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, नर्व्स में दिक्कत आएगी। हाँ, नसों में दिक्कत आएगी, मतलब कुछ जल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब अगर रेडिएशन को देखा जाए तो उसका मतलब होता है एक्सरेज। ओके, ठीक है। तो जो एक्सरेज होती हैं, तो आप सबने एक्सरे कराए होंगे, तो एक्सरे में जैसे महसूस नहीं होता है ना, उसी तरह से रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान कुछ महसूस नहीं होता है, ना गर्म लगता है ना ठंडा, जैसे एक्सरे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर बताई है। रेडिएशन थेरेपी हम समझते हैं, बट एक्चुअल है क्या? सो प्लीज। हाँ, वो एक्सरेज होती है, मतलब हाई एनर्जी एक्सरेज होती है, जिसको हम टारगेट करके रेडिएशन देते हैं, तो कुछ महसूस नहीं होता है। और लोग ये भी पूछते हैं कि मान लीजिए किसी का एक्सरे चल रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो उससे बच्चों को दूर रखें क्या हम उससे बात नहीं करें, क्या हम उसके संग खाना नहीं खाएं? तो ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन थेरेपी उसी समय, जैसे ही पेशेंट रूम से बाहर आता है, वैसे ही मतलब आराम से वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, मतलब ऐसा कोई परहेज नहीं है, ना ही बॉडी से रेडिएशन इमिट होता है। मतलब मेरा ये कहना है, मतलब जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट रेडियो एक्टिव हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो लोग उसको छू सकते हैं। और रही बात साइड इफेक्ट की जो आप पूछ रही हैं, तो रेडिएशन थेरेपी मतलब सर्जरी की तरह है, जहां हम कर रहे हैं वहीं असर आएगा। मतलब ये कि अगर हम मुंह का रेडिएशन कर रहे हैं, तो उसको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी साइड इफेक्ट्स आएंगे, वो मुंह से रिलेटेड आएंगे। और अगर हम ब्रेस्ट का रेडिएशन कर रहे हैं, तो मुंह से रिलेटेड जैसे कि अगर मान लीजिए बक्कल म्यूकोस, मतलब गाल का हम रेडिएशन कर रहे हैं, जीभ का रेडिएशन कर रहे हैं, तो जो उसको रेडिएशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट में क्या होता है, म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। म्यूकोसा मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि जीभ है, वो उसमें छाले पड़ जाते हैं। इसको सिंपल टर्म्स में हम लोग जो म्यूकोसाइटिस बोलते हैं, वो छाले जीभ पे ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको हाथ में या पैरों में या पेट में कोई दिक्कत होगी। तो जो छाले होंगे, जीभ का रेडिएशन कर रहे हैं, तो जीभ में होगा, निगलने में दिक्कत वहीं की होगी। जो डॉक्टर है उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे, और वो ठीक भी हो जाती है रेडिएशन खत्म होने के बाद। ठीक इसी तरह से अगर हम ब्रेस्ट का रेडिएशन कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट से रिलेटेड स्किन में चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं होगा उस समय कि मुंह में छाले पड़ने लगे। वो कितने टाइम, थोड़ी देर के लिए होगा? हाँ, वो थोड़े टाइम के लिए रेडिएशन जब तक रहता है तब तक, और उसके बाद 2 हफ्ते तक रहते हैं, और वो फिर ठीक हो जाते हैं। कितने टाइम रेडिएशन देते हैं? रेडिएशन का ना, पहले जब हम लोग रेडिएशन देते थे, तो आप ये समझिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ 10-12 साल पहले हम लोग जब रेडिएशन देते थे, तो यूजुअली पेशेंट को रेडिएशन जब दिया जाता है, वो 3 तरह से दिया जाता है। एक तो ये कि हम सिर्फ रेडिएशन दे रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट लगभग 6 से 7 हफ्ते चलता है। रेडिएशन हफ्ते में 5 दिन होता है, और यूजुअली पहले एक दिन में 15 मिनट के लिए ही होता है। तो ये ओपीडी बेसिस होता है, एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। आइए और रेडिएशन थेरेपी लीजिए एंड बैक टू होम। या बैक टू होम, इस तरह से होता है। और कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि भाई अभी जो आजकल नई टेक्निक आ गई है, उसमें स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी होती है। मतलब ये कि अब हम अगर कोई छोटा ऑर्गन ट्रीट करना है, कोई छोटा पोर्शन ट्रीट करना है, तो बहुत सारी रेडिएशन की डोज
एक साथ देते हैं, तो उसमें जो टाइम है वो हो सकता है हम सिर्फ एक दिन ट्रीटमेंट करें, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, SRS। और हो सकता है कि वो सिर्फ हफ्ते भर में करें, तो उसको वो स्टीरियोटैक्टिक मतलब रेडियोथेरेपी, तो हफ्ते भर में भी ट्रीटमेंट खत्म हो सकता है, सिंगल डे ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और अगर कन्वेंशनल मोड से कर रहे हैं तो 6 या 7 हफ्ते का भी ट्रीटमेंट होता है। इस तरह से होता है। तो इज देयर एनी चांसेस कि वो एरिया दोबारा रीडेवलप हो जाए कैंसर के फॉर्म में? देखिए, कैंसर का रिकरेंस का होना वो तो आप हर ट्रीटमेंट में है ना। जैसे कि आप कोई भी देखिए, अगर हम फीवर की भी बात करें तो फीवर भी रिकर होता है। ऐसा तो नहीं कि आज फीवर हो गया, हमने मेडिसिन ले ली तो हम ये कहीं से पर लिखा हो कि दोबारा फीवर नहीं होगा, है ना। अब देखिए डायबिटीज़ का, देखिए डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। अगर हम हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बात करें, वो भी लाइफ लॉन्ग चलता है ना। तो अब दोबारा क्या है, वो चलता ही लाइफ लॉन्ग है। तो कैंसर में रिकरेंस जो होती है वो वही जो आपने पहले बात कही ना, स्टेज पे डिपेंड करती है। अगर वो अर्ली स्टेज होता है, हम डायग्नोज करते हैं, तो वो क्योर होता है जड़ से, तो फिर रिकर नहीं करता है। और अगर वो वही अगर स्टेज 3 में डायग्नोज हुआ तो फिर ये है कि अगर ठीक हो गया है लेकिन फिर भी उसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। यूजुअली ऐसा हम लोग कहते हैं कि पेशेंट्स को 5 साल तक फॉलोअप में रहना चाहिए। अगर 5 साल तक पेशेंट ठीक रहता है तो उसके रिकर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम रेडिएशन थेरेपी के थ्रू जो इलाज करते हैं कैंसर का, स्टेज अगर हम सही समय पे जाके करवाते हैं तो फिर वो दोबारा चांसेस नहीं, लेस चांसेस है कि रीडेवलप हो सके। अगर कई बार जैसे आपने बताया कई स्टेजेस पे आने के बाद हम उसे छोटा करते हैं ट्यूमर को, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी के अलावा अगर हम स्टेज 2 या स्टेज 1 में रेडिएशन थेरेपी से कैंसर को ठीक करना चाहते हैं तो उसके साथ हमें कोई और थेरेपीज देनी पड़ती है या सिर्फ रेडिएशन थेरेपी से ही वो ठीक हो जाता है? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक्चुअली ना आप कुछ चीज़ों के ना क्लियर कट ऐसे आंसर्स नहीं होते, है ना। तो कुछ चीज़ों में हमें सिर्फ रेडिएशन देना पड़ता है, मतलब कुछ डिजीजेज में, कुछ में ये है कि साथ में हमें एक ड्रग देनी होती है जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। इसमें है मतलब देनी पड़ती है, अलग देनी पड़ सकती, मतलब वो डिपेंड करता है कौन सा ट्यूमर है। मतलब आपको मैं ये नहीं कह सकती कि हर वैसे कि पेशेंट, जैसे अभी हम जैसे आपके सामने बैठे हैं तो हम ये कहें जब रेडिएशन होगा तो देना ही देना है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है। तो जो कीमोथेरेपी है देनी पड़ती है किसी किसी केस में, और इस कीमोथेरेपी का रेडिएशन के साथ काम होता है रेडिएशन के इफेक्ट्स को बढ़ाना। इसको बोलते हैं रेडियो सेंसिटाइजर, ताकि रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो और इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए हम ये वाली रेडिएशन देते हैं, जैसे कंकरेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा। हाँ, या स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेडिएशन को देते हैं ताकि उसका इफेक्ट और अच्छा है, कैंसर सेल्स और किल हो। तो वो जिस कैंसर में जरूरत होती है, या और इतना ये कंकरेंट कीमो इसको हम बोलते हैं, वो देनी किसको देनी है, किसको दे सकते हैं, ये स्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अर्ली स्टेज है तो सिर्फ रेडिएशन दिया जाता है। अगर वो स्टेज 2-3 हो गया है तो कंकरेंट कीमो देने की जरूरत पड़ सकती है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। अगर वो 80 है, मोर देन 80 है, तो फिर नहीं देना, नहीं मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना भी साइड इफेक्ट कितने आएंगे। वो पेशेंट को साथ में क्या क्या बीमारियां हैं, मतलब मान लीजिए पेशेंट को साथ में हार्ट डिजीज भी है, उसको किडनी डिजीज भी है, और लंग्स की भी प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब साथ में चलेंगे, साथ में चलेगा, कितना चलेगा, नहीं चलेगा, ये मतलब जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वो कई बार तो स्टेज 4 पे जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं उस वक्त भी रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ साथ हम टाइम देखते हैं कब आने वाले टाइम में ऑपरेशन होना है, बिकॉज ये तय होता है कि ऑपरेशन होना है, लेकिन फिर भी ये थेरेपीज का हम यूज करते हैं। नहीं, ये मतलब हर पेशेंट में जरूरी नहीं ऑपरेशन हो, नहीं, नॉट एवरी, है ना, मतलब डिपेंड करता है। जैसे आपने बताया कि अगर उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी हैं तो उस सिचुएशन में आप डिसाइड करना पड़ता है। वो तो मतलब आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो बताएंगे क्या प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, वो डिपेंड करेगा। ओके, देयर इज वन मोर थेरेपी, प्रोटॉन थेरेपी। जी, सो व्हाट इज दैट? नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्रोटॉन थेरेपी के लिए बात पूछ रही है। प्रोटॉन थेरेपी रेडिएशन में लेटेस्ट टेक्निक है। okay. और इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, अभी चेन्नई में ही है, और मुंबई में आने वाली है। जैसे हमने बताया था ना, रेडिएशन में क्या होता है, हाई एनर्जी एक्सरेज यूज़ करते हैं। तो प्रोटॉन थेरेपी में एक्सरेज नहीं, प्रोटॉन्स होते हैं। और बेसिकली नई थेरेपीज का यूज़ क्या है कि हम किसी भी चीज़ के साइड इफेक्ट जो होता है ना उसको कम करें, है ना। किसी भी चीज़ हम क्यों अच्छी करते हैं, या आप कहीं भी आप देख लीजिए, जितनी प्रोग्रेस तो हर जगह हो रही है, डेफिनेटली, तो डे बाय डे, एवरी डे, यस, एवरी डे, हर जगह। लैपटॉप से, मतलब डेस्कटॉप से हम लैपटॉप में आ गए, है ना। तो ये होता है कि हम जो ट्रीटमेंट करें उसका इफेक्ट ज़्यादा हो और साइड इफेक्ट कम हो। तो प्रोटॉन में यही होता है कि
जो साइड इफेक्ट किस वजह से होता है? रेडिएशन जो होता है, हम एरिया टारगेट करते हैं, जैसे स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी हो गई जो लेटेस्ट टेक्निक है, उसके बाद भी कुछ रेडिएशन होता है, क्योंकि वो एक्सरेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो उधर से, मतलब हम थोड़ी डोज डालेंगे तो थोड़ी डोज निकलेगी। मान लीजिए हमने 100 ग्रे दिया तो 10% तो बाहर वो इधर उधर से जाएगा ही। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए और टारगेट करने के लिए प्रोटॉन थेरेपी है। एडवांस वर्जन ऑफ रेडियोथेरेपी। हाँ, एडवांस वर्जन ऑफ रेडियोथेरेपी है, और ये एक्चुअली ना बहुत पहले से चल रहा है। अभी मतलब ये बहुत पुरानी टेक्निक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नई टेक्निक है। लेकिन क्या था ना कि रेडियोथेरेपी की जो मशीन होती है जहाँ लगती है, वो उस जगह को बंकर बोलते हैं। तो पहले प्रोटॉन जब डेवलप हुआ था तो वो बहुत ही कम्बरसम था, कितना कॉस्टली भी बहुत है कि इसका प्रोटॉन थेरेपी का सेटअप लगाना, फिर उसमें लाना, फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट भी इतना कॉस्टली हो रहा था कि इंडिया में वो आ नहीं पाया। अब चीज़ें चेंज हुई हैं। और मैं आपको बताऊं, आपके संग शेयर करना चाहूँगी भी, 3-4 साल पहले जो वर्ल्ड का पहला प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है यूएस में, मैं वहाँ भी गई थी उसको देखने की, मतलब किस तरह से लोग वर्क कर रहे हैं हमारे उसमें। लेकिन अभी भी इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, और ये थेरेपी ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, क्योंकि बच्चों का पूरा डेवलपमेंट होता है, तो हम ये पूरा डेवलपमेंट है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी डोज जो है रेडिएशन की अननेसेसरी वो इधर उधर बॉडी में ना जाए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज में होते हैं, तो किसी भी ऑर्गन पे कुछ इफेक्ट ना आए। तो इसी के लिए तो प्रोटॉन थेरेपी का एक पर्टिकुलर यूज होता है। ऐसा नहीं कि हम हर में देना चाहें, कुछ स्पेशल कैंसर्स होते हैं उसमें देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि भाई बच्चों में है, या कभी कभी हमें पूरी बॉडी को रेडिएशन देना होता है, कभी कभी हमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, हाँ, पूरी बॉडी को ब्लड कैंसर के टाइम पे देना होता है, या फिर ब्रेन को और स्पाइन को देना होता है। तो उस समय इसका रोल काफ़ी अच्छा होता है प्रोटॉन थेरेपी का। अभी मेरे ख्याल से जो TMH मुंबई का सेंटर है उसमें भी आने वाली है, और मे बी इन फ्यूचर हम लोगों को दिल्ली में भी कई जगह मिले, फिर ये इसके कॉस्ट और कम हो जाए, या प्रेइंग फॉर द बेस्ट। अच्छी टेक्निक यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डेफिनेटली लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। बहुत सारे क्वेश्चंस है तो पूछने थे, बट टाइम इतना नहीं है, एंड मैं चाहती हूँ शॉर्ट में हमारे दर्शकों अवेयर हो, क्योंकि कैंसर नॉर्मल बुखार की तरह हो गया है। जल्दी आप इलाज करवाएंगे उतनी जल्दी आप इससे छुटकारा प्राप्त करेंगे। सो क्या हमें लाइफस्टाइल ऑप्ट करनी चाहिए ताकि हम कैंसर जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी जो हमें आजकल फेस करनी पड़ रही है वो ना हो? ये लाइफ स्टाइल चेंजेस, वो आपने बिल्कुल कहा। कैंसर, क्योंकि कैंसर भी जो हम लोग कहते हैं ना, ये एक तरह से देखा जाए तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो कंडीशंस हैं उसी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ तुरंत हुआ और हो गया, ये क्रॉनिक बीमारी है जो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, अकुमुलेट होती हैं बॉडी में। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में अब अगर हम अपना ही आप एग्जाम्पल देख लो, तो पहले हम लोग, जैसे कि हमारी मम्मी वगैरह 4 बजे उठा करती थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आप वो एग्जाम्पल लो, लेकिन ना उस समय जो हम लोग थोड़ा हमारा वर्किंग कल्चर जो है, अभी हम लोग करते काम बहुत है लेकिन हमारा ना स्ट्रेस ज़्यादा है, मेंटल वर्क ज़्यादा है, तो हमें अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी भी जैसे लोग कहेंगे हम तो पूरे दिन बिजी रहते हैं, हम सुबह 8 बजे अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं, रात में 10 बजे तक रहते हैं, कब हम एक्सरसाइज करें? तो थोड़ा सा तो देखिए हमारी बॉडी है, हमें ही ध्यान रखना होगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज, और क्यों एक्सरसाइज? क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ ऐसी चीज़ें, केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो अगर कोई सेल खराब हो गई है, म्यूटेट हो गई है, तो उसको ठीक करने में हेल्प करती है। देखिए कैंसर क्या है, जो खराब सेल्स हैं उनका इकट्ठा होना, उनका एक्युमुलेशन होना, वही कैंसर है। ठीक है, तो वो रिपेयर हो जाए, तो रिपेयर करने के लिए हमें बॉडी में केमिकल्स चाहिए। केमिकल्स कैसे आएंगे? जब आप होता है ना, हम लोग कहते हैं ना खुश रहो तो ये वाला हार्मोन रिलीज होगा, वो होगा, तो वो सच है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और ये एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में जो खराब सेल्स होती हैं उनको ठीक करते हैं। तो एक तो यही हो गया एक्सरसाइज, और हमारी डाइट। तो मतलब डाइट में भी हम इतनी जल्दी में होते, पहले ऑप्शंस नहीं थे, है ना। अगर आप अब याद करो अपना बचपन, ये भी तो हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं थे कि भाई फटाफट हमारे पास जंक फूड अवेलेबल हो रहा है। अब तो आप कहीं भी निकल जाओ तुरंत वो अवेलेबल हो भी जाता है। तो हम पहले तो वो थोड़ा हमें सब पता है एक्चुअली, मुझे लगता है डेफिनेटली सब पता है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। बट फॉलो कौन करे? नहीं, देखिए यूएस में आप अभी आपने भी पढ़ा होगा कि उन्होंने जो भी बच्चों के जो स्कूल्स हैं उसके आसपास सारे जंक फूड के सब चीज़ें बंद कर दी हैं, सारी शॉप्स वगैरह, है ना। तो वो हमें अब यूएस का पैटर्न हम लोग फॉलो करते ही हैं, तो हमें सब ज्यादा कर रहे हैं, वो लोग उसे छोड़ रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें थोड़ा सा तो ध्यान रखनी चाहिए, है ना। जो हमारा फूड है उसमें जितना फैट ज़्यादा होगा
तो फैट भी, जो चीज़, मायोनीज वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब हमें एक्चुअली, आपने वही कहा, हमें सब पता है, सब पता है, लेकिन definitely। बार बार जैसे मैं कहूँगी, आप कहोगी, तो हमें याद रहेगा। और बच्चे जो देखते हैं, मतलब थोड़ा देखते भी हैं, थोड़ा उनको मतलब वैसे होता है, देखा जाए, उनके surroundings। सराउंडिंग्स, मैंने बुक्स देखी हैं बच्चों की, तो उसमें पढ़ाते तो वो मतलब करिकुलम तो बहुत अच्छा है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी पर एंड डिपेंड पेरेंट्स करता को ये है। लगता है हम अपने बच्चों को ये नहीं देंगे तो हम उनसे प्यार कम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर दैट। बट ये गलत है, यू नो, हमें उनके डाइट को एक प्रॉपर वे में उनके सामने परोसना चाहिए, सो एक्चुअली दैट हाँ, ये वाला चीज़ें बहुत सारी है, आप डिस्कस करोगे कैसे पेरेंटिंग में ये सब चीज़ें किया डेफिनेटली आई जाए, एम श्योर चॉकलेट्स एक वगैरह, एक दिन हम ये भी एपिसोड लेके या आएंगे ये बहुत पेरेंटिंग के लिए। हाँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड बेस्ट पार्ट इज टॉकिंग विद यू इज कि आपने बहुत इजी लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को ये बताया है कैंसर इज नथिंग अगर आप टाइम से उस पर फोकस रहोगे और डायग्नोस हुआ, एंड कैसे आप उससे यू नो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपने बताई। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पता है, एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगी, जब मैंने थोड़े मतलब काफ़ी साल पहले जब इंटरव्यू दिया था, तो उसमें इंटरव्यू की शुरुआत ऐसे हुई थी कि भाई कैंसर का मतलब है कि बीमारी ठीक नहीं होगी, कैंसर का मतलब है डेथ सेंटेंस, तो मैंने उनको ठीक किया था। और आज देखिए आपका जो, अब लोग इतना अवेयर हो गए हैं, वो आप ये नहीं बोल रही हो कैंसर का मतलब डेथ सेंटेंस, कैंसर का मतलब है कि आप जल्दी ठीक हो भी सकते डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली इतना एवरीथिंग चेंज इज हुआ है। पॉसिबल इफ यू या वांट। या एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू सो मच।